हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप मस्त ही होंगे। जैसे कि आप जान रहे हो कि हमारे रेगुलर लेक्चर्स तो यूट्यूब के ऊपर मैं अपलोड करते ही रहता हूँ, बट मैंने एक और चीज़ यहाँ से शुरू की आज से, जो है JEE नीट सीरीज, जिसके अंदर हर कुछ दिनों के बीच में मैं JEE नीट के कुछ टॉपिक्स लूंगा जो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उनके ही मैं आपको शॉर्टकट्स और शॉर्टकीज दूंगा जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो आज मैंने सिलेक्ट किया है वो चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर है। और मैंने ये प्लान किया है कि पूरे इस लेक्चर के अंदर सिंगल शॉर्ट लेक्चर में ये पूरा टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाए। ये मैं टारगेट से चलूंगा। अब अगर हम देखेंगे, हमें इस चैप्टर के अंदर 3 मेन टॉपिक के ऊपर फोकस करना है। जो अपना पहला टॉपिक है वो है बॉन्ड ऑर्डर, जो दूसरा टॉपिक है वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो है हाइब्रिडाइजेशन। आज के दिन में हमें ये तीन टॉपिक को कंप्लीट करना है। जैसे ये तीन टॉपिक कंप्लीट होंगे, चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, और इस चैप्टर में से JEE नीट में से खास करके यही टॉपिक्स आते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। अब यहां पर पहला टॉपिक हमारा है वो है बॉन्ड ऑर्डर। तो अगर आप बॉन्ड ऑर्डर टेक्स्ट बुक की मेथड से जाओगे तो उसमें काफी लंबी चौड़ी मेथड दी हुई है, जिसके अंदर आपको सबसे पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना होता है, और वो डायग्राम के बाद आपको एक फॉर्मूला लगानी होती है, दैट इज 1/2 NB - NA। ये फॉर्मूला लगाने के बाद आपको उसकी वैल्यू मिलेगी जो कि है बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू। लेकिन यहां पर मेरे पास बहुत ही अच्छी शॉर्टकट मेथड है जिससे आपका ये इक्वेशन सिर्फ 30 सेकंड में हो जाएगा, शायद उससे भी कम टाइम में हो जाएगा। अब इसमें हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो मैं पहला एग्जांपल मैंने यहां पर लिया है वो है NO। ठीक है, और NO में हम अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, तो उसके जो एटॉमिक नंबर्स होते हैं, लाइक यहां पर NO में एक N है और एक O है, तो N का एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो वो होगा 7, और O का कितना होगा, तो वो होगा 8। वो दोनों का आप जब टोटल करोगे तो आपको मिलेगा 15। याद रखना, जब भी इनके एटॉमिक नंबर्स का टोटल 14 होता है तो उस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर बनेगा 3। फिर अगर 13 होगा तो 2.5, 12 होगा तो 2.0, 11 होगा तो 1.5, 10 होगा तो 1.0। अगर टोटल 15 हुआ तो 2.5, 16 हुआ तो 2.0, 17 हुआ तो 1.5 और 18 हुआ तो 1.0। यानी कि अगर आपका ये जो वैल्यू है, ये जो एटॉमिक नंबर के सम का जो वैल्यू है, टोटल का जो वैल्यू है, वो अगर एक वैल्यू घट रहा है 14 के बाद या एक वैल्यू बढ़ रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू हाफ कम होती जाएगी, ये सीरीज मेंटेन होगी। अब हमारा यहां पर टोटल कितना आ रहा था, तो वो आ रहा था 15। अब क्योंकि वो टोटल 15 था तो 15 के लिए यहां पर हमारा बॉन्ड ऑर्डर बनेगा दैट इज 2.5। खत्म, आ गया बॉन्ड ऑर्डर। कितना आसान है। अब हम लोग और भी कुछ एग्जांपल लेते हैं, लाइक हमने लिया है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको अपने रिप्रेजेंट करते हैं CO से। अब उसमें कार्बन का एटॉमिक नंबर बनता है 7, ऑक्सीजन का बनता है 8, तो टोटल कितना बनेगा, तो 7 + 8 बनता है 15। यहां पर सॉरी माय मिस्टेक, कार्बन का होता है 16 और ये टोटल बन जाएगा 14। तो 14 के लिए आप यहां पर देखिए बॉन्ड ऑर्डर मिलता है 3। यहां पर हमें कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर मिल गया जो है 3। फिर O2 लेते हैं। अब O2 में क्या होगा, O + O। अब एक O का एटॉमिक नंबर कितना बनता है, तो 8 बनता है, तो दूसरे भी O का 8 बनेगा, तो कुल मिलाकर टोटल बनता है 16। तो 16 के लिए अगर आप यहां पर देखोगे इस टेबल में, तो बॉन्ड ऑर्डर आपको मिलेगा 2 जितना। ठीक है, अब हम लेते हैं N2। क्या लेते हैं, N2। तो नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन, तो कुल मिलाकर कितना आएगा, 14 आएगा। तो नाइट्रोजन का 7 होता है ना, तो 7 + 7 करेंगे तो 14 आएगा। और अगर 14 होगा तो इस टेबल में चेक करिए कितना आ रहा है, तो वैल्यू आ रहा है 3। तो नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर बनेगा 3। ठीक है, O2 हमने आगे ही ले लिया था, हम यहां पर O2 - 1 लेते हैं, O2 - 1 लेते हैं। चलिए, नॉर्मली क्वेश्चन इतने इजी वाले नहीं आते, जो मैंने 1 से 4 किए वो तो बेसिक क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन कुछ ऐसे चार्ज वाले आते हैं नीट में और JEE में। O2 माइनस है, पहले तो आप इसके एटॉमिक नंबर्स का टोटल करिए, तो 8 + 8 16 हुआ, और यहाँ पर -1 है, यानी कि ये मॉलिक्यूल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आया होगा, उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर +1 लगा दोगे, तो अब इसका टोटल बन जाएगा 17। अब क्योंकि इसका टोटल 17 बन रहा है, तो 17 के लिए बॉन्ड ऑर्डर आता है 1.5, तो यहाँ पर ये हो गया 1.5। तो यानी कि ये कितनी इजी मेथड है बच्चों, आपने गौर किया होगा इधर कि ये मेथड काफी इजी है और बहुत ही कम समय में अपने को आंसर मिल जाता है और एकदम एक्यूरेट आंसर मिलता है। याद रखिए, JEE नीट के पेपर
उतने टफ नहीं होते, लेकिन आपको स्मार्ट वर्क करना होता है। जो स्मार्ट वर्क करता है वही जीतता है, याद रखिएगा। हमें कोई हार्ड वर्क नहीं करना, हमें स्मार्ट वर्क करना है, सही रूल्स ढूंढकर उस रूल्स को फॉलो करना है, ये इतना इजी होता है। अब उसमें एक और टाइप का क्वेश्चन आते हैं, आपको मॉलिक्यूल दिए होंगे और उन्हीं मॉलिक्यूल्स के आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी फाइंड करने का पूछते हैं। यानी कि आपको पूछेंगे क्या ये कंपाउंड मैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, या उनमें से कोई भी नहीं है, या फिर वो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। खास करके इन क्वेश्चन में दो ही टाइप की प्रॉपर्टी रहती है, वो होती है पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। और हमारा यहाँ पर सॉल्व करना एकदम आसान है। इस मेथड से आप 10 सेकंड से भी कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। आपको करना ये है, सिर्फ इनके एटॉमिक नंबर्स के टोटल कर लेने हैं, ठीक है। अगर टोटल इवन नंबर है, इवन नंबर यानी कि 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड सो ऑन, जब इनका टोटल इवन नंबर होता है, ऐसी कंडीशन में वो डायमैग्नेटिक ही होगा बच्चों। जब इसका टोटल इवन नंबर होगा, उस कंडीशन में ये जो मॉलिक्यूल होंगे वो डायमैग्नेटिक ही होंगे, ठीक है। अगर इसका टोटल ऑड नंबर हुआ तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेगी पैरामैग्नेटिक कंपल्सरी। ऑड नंबर यानी कि 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 एंड सो ऑन, अगर ये ऑड नंबर होगा तो होगा पैरामैग्नेटिक। लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन है, अगर उसका टोटल 16 आया है यानी कि वो एक इवन नंबर है, फिर भी वो रहेगा पैरामैग्नेटिक, याद रखिएगा, फिर भी वो रहेगा पैरामैग्नेटिक। हम कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं, जो हमारे आगे के लिखे हुए एग्जांपल है उन्हीं के हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी ढूंढ लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो फिर यहाँ पर NO है पहला एग्जांपल। तो NO का अगर आप देखोगे तो एटॉमिक नंबर्स का टोटल बन रहा है 15, जो एक है ऑड नंबर, क्योंकि वो ऑड नंबर है तो वो आएगा यहाँ पर क्या, तो पैरामैग्नेटिक। तो ये बन जाएंगे पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में आप ध्यान से देखिए, उसका टोटल बनता है 14 और 14 एक इवन नंबर है, तो ये बनेगा डायमैग्नेटिक इन नेचर। फिर हम थर्ड लेते हैं जो O2 है, लेकिन O2 का नंबर यहाँ पर कितना हो रहा है, वो है 16। 16 एक इवन नंबर है, लेकिन 16 नंबर जो खुद है वो एक एक्सेप्शन में आता है। 16 ही सिर्फ होता है पैरामैग्नेटिक सारे इवन नंबर्स में, तो 16 एक्सेप्शन है, यहाँ पर वो आएगा पैरामैग्नेटिक। अगर आप टेक्स्ट बुक को खोल के देखोगे या फिर आप सॉल्व करोगे इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से, तो आप देखोगे वहां पर कि उनमें 2p आई मीन यहाँ पर जो अपने ऑर्बिटल्स है, यानी कि px एंड py ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है ना, और उसी की वजह से वो बन जाएगा पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है बच्चों। हाँ, अब N2 लेते हैं। N2 का टोटल कितना बनता है, तो वो बनता है 14। अब क्योंकि उसका नंबर 14 एक इवन नंबर है, वो आएगा डायमैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। O2 -1 दिया है प्यारे बच्चों, तो उसका टोटल कितना बन रहा है, वहां पर 17 बन रहा है। याद रखना आपको एटॉमिक नंबर भी ऐड करना है, और अगर कोई चार्ज है, अगर -1 है यानी कि उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो हम +1 ऐड करेंगे, और अगर +1 है तो हम उसमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है तो हम -1 करेंगे, उल्टा करने का, याद रखना बच्चों। तो यहाँ पर 17 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के लिए क्या आता है पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, पैरामैग्नेटिक बन जाएगा। तो हमारे यहाँ पर 2 मेन टॉपिक खत्म हुए, और तीसरा और मेन टॉपिक है जिसमें खास करके बच्चे हाइब्रिडाइजेशन वाले टॉपिक में हार मान जाते हैं। टेक्स्ट बुक में जब इसका आप लोग टेबल देखते हो तो बच्चे ये सोचते हैं कि हमसे नहीं होगा, ये बहुत टफ है, हम छोड़ देते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पर एक अच्छी सी शॉर्ट ट्रिक है जिसमें आपका इक्वेशन सिर्फ 30 सेकंड से भी कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ 30 सेकंड से भी कम टाइम में। आप देखिए फॉर्मूला क्या बता रहा है, दैट इज 1/2 इन द ब्रैकेट v + m - c + a बता रहा है। अब v यहाँ पर बनेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, वो बन जाएगा आपका v वैल्यू। m क्या बनेगा, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम यानी कि ऐसे एटम जो उसके सराउंडिंग में है, ठीक है, सेंट्रल एटम नहीं है, और उनका चार्ज। मोनोवैलेंट एटम कौन से होते हैं, जिसका +1 या -1 ऑक्सीडेशन नंबर बनता हो, वही। C यानी कि कैटायनिक चार्ज। याद रखना अगर कोई भी मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो आप इसको इस फॉर्मूला के अंदर उल्टा लिखने का, यानी कि अगर +1 चार्ज है तो यहाँ पर आपको -1 लिखने का, अगर +3 चार्ज है तो यहाँ पर आप -3 लिखोगे। अगर एनायनिक चार्ज है, अगर कोई भी मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मान लो -2 है, तो आपको उल्टा लिखने का, +2 लिखने का, तो वहां पर आपको वो वैल्यू लगाने का। चलो तो फिर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। याद रखना इसका वैल्यू अगर 2 आता है तो वो बनेगा sp हाइब्रिडाइजेशन।
अगर टोटल 3 आता है तो बनेगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, अगर टोटल 4 आता है तो बनेगा sp3, टोटल 5 आएगा तो sp3d या फिर आ सकता है dsp3, और अगर टोटल 6 आ रहा है तो sp3d2 आएगा या फिर आ सकता है d2sp3, और अगर 7 आ रहा है तो आ सकता है sp3d3। लेकिन अगर आप ये दोनों वैल्यूज को देखोगे तो इसमें दो पॉसिबिलिटी, हर एक में दो पॉसिबिलिटी बन रहे हैं। तो अगर ये, तो फिर क्या ये sp3d होगा या फिर dsp3 होगा, ये कैसे पता चले? तो याद रखिएगा, कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर सेंट्रल एटम जो है, कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर सेंट्रल एटम जो है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है तो फिर पहले डी आएगा, यानी कि पहले dsp3 या फिर d2sp3 आएगा, समझे? और अगर कोई भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम में, कोई भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम में अगर डी एलिमेंट नहीं है, डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, तो फिर पहले क्या आएगा? s वाला आएगा, यानी कि sp3d या फिर उसका बनेगा हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। समझ में आया? चलो आगे सॉल्व करते हैं। हम लोग SF6 लेते हैं, नंबर 1 एग्जांपल। तो सल्फर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसका एटॉमिक नंबर बनता है 16, और उसका कॉन्फ़िगरेशन अगर आप उसके इलेक्ट्रॉन्स के आप अरेंजमेंट देखोगे तो बनेगा 286, यानी कि आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो V की वैल्यू में 6 रखा हमने। फिर F6, यहां पर मोनोवैलेंट एटम जो है वो है F, यानी कि फ्लोरीन, और वो कितने हैं? तो 6 दिए हुए हैं, तो +6, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो फिर हम इसकी वैल्यू कोई लिखेंगे नहीं। तो 12/2 यानी कि 6 आया, 6 के लिए क्या आता है? दो पॉसिबिलिटी है, या तो sp3d2 बनेगा या फिर d2sp3, लेकिन ये मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है बच्चों, तो इसलिए क्या आएगा? पहले s वाला आएगा, यानी कि sp3d2। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये बहुत एक्सक्लूसिव चीज है और बहुत ही इजी मेथड से मैं समझा रहा हूं, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन एक बार जेई में पूछा हुआ है, XeOF6 पूछा हुआ है। ज़ैनन जो एक सेंट्रल एटम का काम कर रहा है इधर, तो ज़ैनन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? तो वो होते हैं 8। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? वो होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने यहाँ पर 8 लिख दिया। अब इनमें देखते हैं कि भाई मोनोवैलेंट एटम कितने हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो मोनोवैलेंट एटम का काम नहीं कर रहा, यहाँ पर फ्लोरीन मोनोवैलेंट एटम का काम कर रहा है। तो फ्लोरीन कितने हैं? यहाँ पर 6 है मेरे प्यारे बच्चों। समझ रहे हो कि नहीं? अगर समझ रहे हो, समझ में आ रहा है तो सपोर्ट कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए यस सर, थैंक यू सर, कुछ कमेंट दीजिए, हेल्प कीजिए। क्या होगा? 8, यहाँ पर मोनोवैलेंट एटम कितने हैं? 6 है, तो 8 + 6 14 हुआ, 14/2 यानी कि 7। 7 के लिए बनता है sp3d3, ठीक है? हम नेक्स्ट लेते हैं, यहाँ पर NH3 लेते हैं। तो N के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? आप गिन सकते हो, 2,5 होता है ना, तो 5 होंगे, तो 1/2, 5 + 3 8 यानी कि 4 के लिए क्या आएगा? sp3। SO3 लेते हैं 6/2, ठीक है? S के आउटर मोस्ट में कितने हैं बच्चों? तो 6 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन वो क्या है? डाइवैलेंट एटम है, मोनोवैलेंट एक भी नहीं है, तो 6 + 0 आएगा, तो 6/2 कितना है? 3 आया। 3 के लिए क्या बनता है? sp2 बनता है। तो 3 के लिए यहां पर क्या बनता है मेरे प्यारे बच्चों? sp2 बनेगा, ठीक है? चलो अब हम एक और चार्ज वाला देख लेते हैं, एक और एक्स्ट्रा चार्ज वाला देख लेते हैं, वो है NH4+1, ठीक है? अब N के बारे में देखिए, आप फॉर्मूला क्या लगाओगे? 1/2 V + M - C + A लगेगा। अब यहाँ पर N के लिए V क्या आएगा? 5 आएगा प्यारे बच्चों। मोनोवैलेंट कितना होगा? तो मोनोवैलेंट यानी कि एक चार्ज वाला, तो वैसे 4 है हाइड्रोजन के लिए, तो वो 4 आ गया। अब यहाँ पर प्लस चार्ज 1 है, +1, तो मैंने आपको बताया था उल्टा लिखने का, ये कैटायनिक चार्ज है, तो आपको -1 लिखने का। क्या आएगा? 5 + 4 9, 9 में से गया 8, तो 8/2 क्या बनता है? तो बनता है 4, और 4 के लिए क्या होता है? sp3। इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है बच्चों sp3। समझ में आया कि नहीं? यस बच्चों, आप आगे एग्जांपल कर सकते हो, नंबर 5, 6 और 7 अपनी तरीके से कर सकते हो, ठीक है? अब आप और भी क्वेश्चंस को ढूंढिएगा, लिखिएगा और ट्राई करिएगा। यहां पर हमारा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल चैप्टर ही पूरा खत्म हो गया, और कितना इजी आपने देखा। इसमें कोई अपने को शक्तिमान बनने की जरूरत नहीं है, काफी इजी है, सिर्फ रूल्स को अप्लाई करना है, ध्यान से फोकस रहना है और स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है बच्चों? आई होप कि मैंने आपके ये चैप्टर की क्वेरी कंप्लीट करवा ली होगी, और मोस्ट ऑफ द पार्ट मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट भी करवा दिया है, और मैं ये भी होप रखता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा और मजा भी आया होगा, ठीक है बच्चों? यही वीडियोस को आप अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा। मैं आगे भी ऐसे वीडियो रखते रहूंगा जो आपको काफी हेल्प करेगा, ठीक है बच्चों? और ये हमारे स्टेटमेंट को और हमारे इस आइडियोलॉजी को याद रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, ठीक है बच्चों? बाय एंड टेक केयर।